दोस्तों, एक लड़का अपने दोस्त की शादी में फॉर्च्यूनर लेकर जाता है और जाते ही वो पंडित जी को 10,000 रुपये दक्षिणा के तौर पर दे देता है। नाव ठाकुर को 10,000 रुपये दक्षिणा के तौर पर दे देता है। आर्केस्ट्रा वालों के ऊपर काफ़ी पैसे लुटा देता है और जो दूल्हे की सालियाँ होती हैं उनको तो माला माल कर देता है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों, काफ़ी पैसा लुटाने के बाद जिनकी भी नज़रें थी वो उस लड़की के ऊपर आकर टिक जाती हैं। काफ़ी लड़कियां उसके ऊपर इम्प्रेस हो जाती हैं, उसको चाहने लगती हैं। इस बीच में गांव के कुछ लड़के होते हैं जो माहौल बनाने के चक्कर में आए थे, लेकिन वहाँ पर उनका जब माहौल नहीं बनता है तो वो लड़का जो है उनकी नज़रों में खटकने लगता है और उसके चक्कर में वो जो लड़के होते हैं उस लड़के से मारपीट तक कर लेते हैं और एक महिला के इज्जत को तार तार करने का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा देते हैं। वो लड़का जो फॉर्च्यूनर लेकर आया था अपना माहौल बनाने के लिए, अब उसको बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, अपने इज्जत से हाथ धोना पड़ता है। तो क्या होता है इस कहानी में आगे, आइए पूरी कहानी को सुनते हैं। बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है, कहानी कन्नौज जिले की है। कन्नौज जिले में ही एक ब्रजेश नाम का लड़का होता है, उसकी शादी कन्नौज जिले में ही एक आंचल नाम की लड़की से तय होती है। जिस दिन उसकी शादी होती है, शादी विदाई के लिए तैयार थी, एकदम जो फेरा लेना था, पूजा पाठ करना होता, वो सब चल ही रहा था। तभी उसका दोस्त जो है फॉर्च्यूनर लेकर पहुंचता है। पहुंचते ही वो जितनी महिलाएं डांस कर रही थी, नाच रही थी, उनके बीच में एक 10,000 की गड्डी ऐसे निकालता है, 100-100 की नोट, और उड़ा देता है। जैसे ही लोग देखते हैं कि 100-100 की नोट उड़ रही है, लोग उसको लूटने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते हैं। काफ़ी लोग चोट भी आती है, काफ़ी लोग कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। उनमें से काफ़ी महिलाएं जो थी अच्छे से मेकअप करके रखी थी, अच्छे से कपड़े पहन के रखी थी, उनका सब कुछ खराब हो जाता है। अब जो ब्रजेश था वो कहता है, भाई क्या कर रहा है, देख फूफा जी को चोट लग गई है पैसे लूटने के चक्कर में। तो वो कहता है, भाई फूफा जी को पैसे लूटने की क्या ज़रूरत थी, ये तो महिलाओं और बच्चों के लिए है। तो कहता है, भाई अगर तू ऐसे ही पैसे लुटाएगा ना तो मैं दूल्हा हूँ, मैं खुद जाके पैसे लूटने लगूंगा, इसलिए थोड़ा ध्यान दे और 100-200 लुटा दे, इतना लुटाने की ज़रूरत क्या है। तो कहता है, भाई देख मेरे दोस्त की शादी हर रोज़ नहीं होगी, आज ही है। उसके बाद दोस्तों ब्रजेश भी चुप हो जाता है और वो 10-20 हज़ार रुपये और लुटाता है। इसके बाद बारात जो है दोस्तों वहाँ से विदा हो जाती है। जब बारात लड़की के घर पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद द्वार पूजा होने के लिए दरवाजे पर जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं, मेरी दक्षिणा। तो जो ब्रजेश था वो 10,000 रुपये गड्डी निकाल करके पंडित जी को देता है। जैसे ही पंडित जी देखते हैं वो 10,000 रुपये गड्डी, पंडित जी का जो मुंह था वो खुला को खुला रह जाता है दोस्तों। और ब्रजेश का जो विजय होता है कहता है, पंडित जी रख लीजिए, ये आपकी दक्षिणा है। इतने में जो नाव ठाकुर थे वो कहते हैं, भाई मेरा भी होता है। तो वो पूछता है कितना, कहता है वो होता तो पंडित जी के बराबर ही है, लेकिन आपकी जो मर्जी वो दे दो। कहता है अगर बराबर होता है तो बराबर लो। एक 10,000 की गड्डी निकाल करके वो नाव ठाकुर को भी दे देता है। इस बात से कुछ लोगों को आपत्ति भी होती है कि नाव ठाकुर का इतना पैसा कहाँ होता है, 100-200 होता है। तो जो विजय था ब्रजेश का दोस्त, वो कहता है, भाई पैसे मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को तकलीफ क्या हो रही है, मेरे दोस्त की शादी बार बार नहीं होगी। दोस्तों उसके बाद द्वार पूजा होने के बाद जयमाल का स्टेज लगता है। जितने भी गांव के हुड़दंग लड़के होते हैं वो स्टेज पर ही सब खड़े थे। और उसके बाद जब जयमाल का प्रोग्राम होना होता है, जो विजय था वो जयमाल पर ही जाकर के एक कुर्सी लगाकर बैठ जाता है और जो दूल्हा था वो भी उसका जो सोफा लगा होता है वो उस पर जाकर बैठ जाता है। बाकी जो लोग थे उनको जयमाल से स्टेज से हटाया जाता है, लेकिन किसी ने विजय के तरफ आकर ये नहीं कहा कि भाई आप भी यहाँ से हट जाइए। और जिनका भी नज़र था वो विजय के ऊपर था। दुल्हन आती है और दुल्हन के आने के बाद जो दुल्हन की सहेलियाँ होती हैं वो फूल बरसाते हुए आती हैं और थोड़ा बहुत फूल
जो विजय के ऊपर भी फेंकती हैं, तो वो सोचता है ये लोग मेरे ऊपर फूल बरसा रहे हैं, मैं क्या करूं। तो एक 10,000 की गड्डी निकालता है और हवा में उड़ा देता है। और जो दुल्हन की सहेलियां होती हैं वो 100-100 की नोट उठाना चालू कर देती हैं। अब दोस्तों, वो जो लड़के होते हैं वो ये देख करके ज्वेलर्स एकदम फील करते हैं। दोस्तों, फिर धीरे धीरे लोगों का आशीर्वाद देने का जो सिलसिला था वो चालू होने लगता है। थोड़ी देर बाद एक महिला होती है जो विधवा होती है, वो आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पर आती है। जैसे वो स्टेज पर आती है, लोग विरोध करना चालू कर देते हैं, ये कहाँ से आ गई, इनको हटाओ, इनको आशीर्वाद नहीं देना है, ये आशीर्वाद देंगे तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, ये होगा वो होगा। मतलब जो एक गांव में अंधविश्वास होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों, ये जब सब कुछ चल ही रहा था तो जो विजय होता है वो देखता है कि कुछ माहौल अलग हो रहा है, तो भाई पूछता है भाई क्या हो रहा है। तो लोग उसको बताते हैं कि एक विधवा है और ये इस लड़की की भाभी हैं। दरअसल जो विधवा होती है वो उस लड़की की भाभी होती है जिसकी शादी हो रही थी, और वो आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। तो जो विजय होता कहता भाई इसमें गलत क्या है, किस जमाने में आप लोग जी रहे हो। उनको पूरा हक है, उनकी ननद है, उनको पूरा हक है आशीर्वाद देने का। तो वो कैमरामैन को बुलाता है, कहता है भाई इधर आ और ठीक से फ़ोटो लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे सुंदर फ़ोटो आज अभी तक का इन्हीं का आना है। और आशीर्वाद देने के लिए वो खड़ी होती हैं। तो जो विजय होता है वो देखता है उनके आसपास कोई भी नहीं है, तो वो जाकर के उस विधवा महिला के साथ में खड़ा हो जाता है, जिसका नाम मंजू होता है। मंजू के साथ में खड़ा हो जाता है और ये देखकर जो लड़के होते हैं वो और जलस फील करते हैं। और उसके बाद सब कुछ वहाँ पर होता है और उसके बाद आकर वो बैठ जाता है। फिर एक बार फिर वो पैसों की गड्डी निकालता है और उड़ा देता है। ये देखकर वो लड़के उस विजय के पास आ जाते हैं, कहते हैं क्या तेरे पास बहुत पैसे हो गया है, तो यहाँ लड़कियों को लाइन मार रहा है, लड़कियों को छेड़ रहा है। वो उससे गर्मा गर्मी करने लगते हैं। तो ब्रजेश के साथ में ही उसके ससुर और उसका एक साला खड़ा हुआ था। ब्रजेश कहता है जाकर देखो मेरे दोस्त के साथ में ये लोग क्या पंगा कर रहे हैं। जो दुल्हन का बाप होता है वो आकर देखता है तो पूछता हाँ भाई क्या दिक्कत है। तो कहते हैं अंकल जी ये बारात से आया है और हमारे यहाँ इतने पैसे लुटा रहा है, लड़कियों के ऊपर गलत नज़र डाल रहा है, लड़कियों को गलत नज़र से देख रहा है, हमारी बेइज्जती हो रही है। तो जो दुल्हन के पिताजी होते हैं कहते हैं हाँ भाई वैसे तो इनकी कोई इज्जत है नहीं, फिलहाल इनकी बेइज्जती हो रही है, लेकिन बेटा तुम्हें भी कहना चाहूँगा कि अगर ये सब तुम करते रहोगे तो पूरी रात जयमाल में ही निकल जाएगा, शादी कब होगी, ये सब बंद करो, चल के खाना पीना खाओ और फिर शादी की तैयारी करते हैं। तो कहता हाँ अंकल जी सही कह रहे हैं आप। और वहाँ से फिर वो लोग बारात में पहुँचते हैं। बारात में जैसे पहुँचते हैं ऑर्केस्ट्रा चालू था, ऑर्केस्ट्रा में लड़कियां नाच रही थी। वो जब देखती हैं कि दूल्हा आ गया है, दूल्हे के दोस्त लोग आ गए हैं, तो स्टेज से वो अनाउंस करते हैं, कहते हैं कि जो फॉर्च्यूनर वाले बाबू आए हैं वो हम लोग के ऊपर भी थोड़ा नज़र डाल दें, क्योंकि हम लोग भी गरीब हैं और गरीबी में ही ये सब सारा काम कर रहे हैं। तो जो विजय होता है वो जाकर के 10-20 हज़ार रुपये उन डांसरों के ऊपर भी लुटा देता है। अब उसके बाद घर से एक संदेशा आता है कि शादी के लिए दूल्हा आ जाए, और फिर यहाँ से दूल्हा चलता है, विजय भी जाता है और उसके साथ में 8-10 लोग जो सम्मानित लोग बड़े बुजुर्ग थे वो भी जाते हैं। आंगन में सारा प्रोग्राम था शादी का, सब लोगों के लिए कुर्सी लगाई जाती है, सब लोग बैठते हैं। और उसके बाद जो विजय था वो एक कोने में एक किनारे बैठ जाता, कहता भाई मैं तो एक किनारे ही बैठूंगा। उसके बगल में जो मंजू थी वो भी एक पीढ़ा पर बैठी हुई थी। अब दोस्तों वो देख रहा है कि अगर किसी को खाना चाहिए, किसी के बच्चे को कुछ चाहिए तो मंजू को ही आके बोल रहा है, पंडित जी को कुछ चाहिए तो मंजू को बोल रहे हैं, यानी किसी को भी कुछ चाहिए तो मंजू को ही बोल रहे हैं। उसके बगल में ही जो ब्रजेश की सास वो भी बैठी है, ब्रजेश की जो सालियाँ हैं 2 छोटी छोटी वो भी बैठी हैं। मतलब किसी से कुछ मतलब नहीं है। कुछ सगे नात रिश्तेदार की जो महिलाएं आई हैं वो भी बैठी हुई हैं, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ मंजू से ही है,
जो भी दौड़ भाग का काम है, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो मंजू को ही है। कोई आता आता कहता भाभी मुझे खाना चाहिए था, मैं खाना भी नहीं खाया, किसी बच्चे को कुछ चाहिए, तो सारा जिम्मेदारी मंजू को हुई थी। इसलिए मंजू ने अपने कमरे में जो खाना बना हुआ था उसमें से थोड़ा थोड़ा खाना सब कुछ मंगवा के अपने कमरे में रख ली थी, क्योंकि उसको पता था जिसको भी कुछ भी ज़रूरत होगी वो आके मुझसे कहेगा, तो मैं कहाँ से ला के दूँगी। अब दोस्तों, ये सब देख करके जो विजय होता है वो काफ़ी आश्चर्यचकित होता है कि इतने घर में सभी लोग हैं और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये महिला ही दौड़ रही, इससे आगे कोई कुछ नहीं कर रहा है। अब दोस्तों, जो मंजू होती है ब्रजेश से पूछती है आपने खाना खाया क्या, तो कहता नहीं मैंने तो नहीं खाया, मैं तो दूल्हे के साथ में ही खाऊंगा। तो मंजू कहती कहती अगर आप उनके साथ में खाने के लिए बैठे हो तो आप तो खाने से रह गए। कहता क्यों? कहती कि जब तक उनकी शादी नहीं हो जाएगी तब तक उनको खाना नहीं मिलेगा, जब शादी हो जाएगी तभी उनको खाना मिलेगा, इसलिए आप खा सकते हो। कहता नहीं, दोस्त होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं दोस्त के साथ में खाऊं। तो कहते आप फिर बैठे ही रहोगे, अगर आपको खाना है तो मैं आपके लिए ले आऊं, खाना खा लीजिए। तो कहता है आप तो घरातियों को खाना खिला रही हैं, मेरे लिए आप क्यों खाना लेकर आएंगी? तो मंजू कहते कहते आप तो घराती और बाराती दोनों लग रहे हैं, और वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको खाना खिलाने से किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए, तो इसलिए आप खाना खा लीजिए। और उसके बाद जो विजय होता है वो कहता ठीक है भाभी आप खाना ले आइए, खा लेता हूँ। उसके बाद एक थाली उठाती है और बढ़िया से थाली में खाना सजा करके वो एक टेबल लाती है, उसके ऊपर रख देती है और कहती है आप खा लीजिए, और वहीं बगल में पीढ़ा पर वो बैठ जाती है। अब दोस्तों, जो विजय होता है वो पूछता आपने खाना खाया? तो कहती है नहीं मैं तो खा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा क्या है, सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। तो जो विजय होता है वो खुद खाता है, और एक निवाला जो है वो मंजू की तरफ इशारे इशारे में आगे बढ़ाता हो, तो वो इशारे में कहती नहीं मैं नहीं खाऊंगी, नहीं तो मुझे नींद आने लगेगी। लेकिन जो विजय होता है वो जिद करता है, तो वो सोचती अगर ये ऐसे ही करता रहेगा तो कोई देख लेगा, तो इसके लिए वो खाना खा लेती है और एक निवाला खा लेती है। ऐसे करते कराते लगभग 2-3 निवाले वो उसको खिला देता है। लेकिन उसको क्या पता था कि वो जो लड़के थे जो उससे जल रहे थे, उसमें से जो लड़का था उसके ऊपर एकदम बारीकी नज़र रखे हुए था, और जब वो खाना खिला रहा था तभी उसका एक फ़ोटो क्लिक कर लेता है, फ़ोटो खींच लेता है। और उसके बाद जब फ़ोटो खींचने के बाद वो पूरा हंगामा कर देता है कि ये क्या कर रहा है, ये तो मतलब छेड़छाड़ कर रहा है, गलत कर रहा है। तो जो विजय होता है वो मतलब लोगों को फ़ोटो दिखा देता है, तो विजय जो होता है वो कहता है भाई मैं खाना ही खिला रहा हूँ, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। तो उधर जो उस मंजू की जो सास होती हैं वो भी मंजू की ही गलती देती हैं, जो मंजू के ससुर होते हैं वो भी उन्हीं की गलती देते हैं, और लोग भी जो होते हैं वो विजय को समझाते हैं नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद शादी संपन्न होती है। शादी संपन्न होने के बाद सारे लोग बारात में पहुंचते हैं। बारात में पहुंचने के बाद जब वहां पर सब लोग पहुंचते हैं तो ब्रजेश भी कहता है भाई तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तूने गलत किया। तो जब विजय होता कहता है भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया, और मुझे उस औरत के ऊपर बहुत दया आ रही थी, मुझे उसके ऊपर बहुत तरस आ रहा था, दौड़ दौड़ के जिस तरह से वो काम कर रही थी लोगों का, लेकिन कोई उसको पूछने वाला नहीं था। और उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया। वो बता रही थी कि मैं लगभग 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाई, सोई नहीं हूँ, और ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसको 2-3 निवाले खिला दिए कि चलो इसी बहाने वो खा लेगी। अब दोस्तों, जो विजय था वो उससे पूछता है भाई वो है कौन और ऐसे क्यों है? भाई वो मेरी पत्नी की भाभी है, कोई और नहीं है वो, और वो शादी के लिए ही रुकी थी। 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी, 1 साल पहले उसके हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, और उसी शादी के लिए वो रुकी थी। शादी के बाद वो अपने घर मायके चली जाएंगी, और वहाँ से बाद उसके माता पिता उसकी शादी कहीं और कर देंगे।
तो जो विजय होता है कहता है भाई अगर तू मेरा साथ दे तो मैं उस लड़की से शादी कर लूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो जो ब्रजेश होता है कहता है भाई तेरी सोच अच्छी है, कोई बुरी नहीं है, क्योंकि विधवा वो भले है लेकिन उससे अच्छी लड़की मुझे नहीं लगता कि तुझे कहीं और मिलेगी। बहुत खूबसूरत है और समझदार भी उतना ही है, इतनी सुंदर लड़की तुझे और कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन पहले आंटी से बात कर ले, उसके बाद फिर तू आगे सोच। और रही बात मेरी, तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपनी पत्नी से बात करूंगा जब वो घर पर आएगी। फिलहाल दोस्तों ऐसे ही होता है, जब बारात विदा होती वहाँ से उसकी पत्नी घर पहुँचती है, पहले ही रात में वो अपनी पत्नी से यानी आंचल से बात करता है कि जो मेरा दोस्त है पैसे लुटा रहा था वो तुम्हारी भाभी से शादी करना चाहता है, तो उससे करवा दो। तो वो तुरंत नाराज़ हो जाती है आंचल, कहती वो मेरे भाई को खा गई, तुम्हारे दोस्त को भी खा जाएगी। अगर तुम्हें शादी ही करवाना है तो मेरी 2 बहनें हैं, उनमें से किसी का उससे शादी करवा दो। आखिरकार अच्छे पैसे वाला है, अच्छा है, तो मेरे बहनों का घर अच्छे से बस जाएगा। और दोस्तों जो ब्रजेश था वो वहीं पर चुप हो जाता है। वो सोचता है इससे आगे बोलना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, और ये लोग उससे जलते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब उसके बाद दोस्तों वो दूसरे दिन विजय से बात करता है। विजय पूछता है क्या हुआ भाई तूने बात किया, तो वो सारी बात बताता है। तो कहता है ठीक, परेशान मत हो, उसको अपने मायके जाने दो और उसके बाद हम लोग उसके घर जाकर के, उसके मायके जाकर के सब उसकी शादी की बात करेंगे। और दोस्तों जब वो अपने मायके चली जाती है मंजू, तो विजय की माँ विजय और उस ब्रजेश और विजय के कुछ नाते रिश्तेदार मंजू के मायके पहुंचते हैं, उसके मम्मी पापा से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और मंजू का हाथ विजय के लिए मांगते हैं। जब मंजू को ये बात अपने कानों से पता लगती है, अपने कानों से सुनती है कि वही लड़का है जो शादी में मुझे खाना खिलाया था, तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। कहीं ना कहीं मंजू भी उसको चाहने लगी थी, जितना विजय उसको चाहने लगा था, कहीं ना कहीं मंजू भी उसको चाहने लगी थी। और दोस्तों इसी मार्च महीने में उन दोनों की धूमधाम से शादी होती है और दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश हैं। तो ये रही कहानी दोस्तों, आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।